हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में अपनी फर्स्ट यूनिट हम बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर की कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर सेकेंड यूनिट की। और सेकेंड यूनिट से हमारा जो टॉपिक है वो है सॉक। तो सॉक आज हम बात करेंगे। सॉक बेसिकली कई टाइप्स के होते हैं, तो वन बाय वन हम एक एक करके सारी सॉक्स जो हैं टाइप्स उनके डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। आज वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हाइपोवॉल्यूमिक सॉक की। इसको लो वॉल्यूम सॉक भी बोलते हैं। तो हाइपोवॉल्यूमिक सॉक या लो वॉल्यूम सॉक को पढ़ने से पहले हमको सॉक को समझना होगा। व्हाट इज सॉक? सॉक इज एक्चुअली इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड. It is actually a state which is characterized by insufficient amount of blood flow to the particular part, or you can say the organ of the body. Region of this insufficient amount of blood flow वो दो तरीके से हो सकता है। या तो आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है ओवरऑल वही कम हो गया हो, या तो जो ब्लड के वॉल्यूम के कंपोनेंट्स है, लाइक उसमें प्लाज्मा कंपोनेंट है, प्लाज्मा में मेन कंपोनेंट है वाटर कंपोनेंट है, तो जो उसका फ्लूइड कंपोनेंट है उसका लेवल ब्लड में कम हो गया हो। तो दोनों तरीके से इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम आपके क्या होंगे? कम होंगे। तो सॉक्स को अगर हम डेफिनेशन को रीकैप करने की बात करें तो फिर से एक तरीके से हम सॉक को एक स्टेट है जिसमें ओवरऑल इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम होगा। वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम होने की दो वजह हैं, या तो ब्लड का लेवल कम हो, जो कि कई रीजन्स हैं, लाइक ब्लड लॉस हो, हेमरेज की कंडीशन हो, उसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे, या तो उस पर्टिकुलर ब्लड के कंपोजिशन में कोई एक पर्टिकुलर चीज, लाइक आप मींस उसका कंटेंट, प्लाज्मा के कंटेंट कम हो गया हो, तो वो हम फ्लूइड लॉस की बात करेंगे। तो डायरेक्ट या तो ब्लड लॉस होगा या तो फ्लूइड लॉस। ओवरऑल हम बात करेंगे इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में वॉल्यूम ऑफ ब्लड के कम होने की। और ये वॉल्यूम ऑफ ब्लड के कम होने की जो स्टेट होती है, इसकी वजह से टिश्यूज में क्या नहीं मिल पाती? ऑक्सीजन। उसको भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उस चीज को, ओवरऑल इस स्टेट को हम बोलते हैं सॉक। हम मेनली बात कर रहे हैं हाइपोवॉलेमिक सॉक की, इसलिए हम कोरिलेट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड से, सॉक को वॉल्यूम ऑफ ब्लड से। तो देखिए इस तरीके से इसको डिस्क्राइब करेंगे। जो ये बोर्ड में जितनी भी थ्योरेटिकल चीजें लिखी हुई हैं, हो सकता है कई बार स्टूडेंट्स को एक बार को देखने में लगे कि कितनी सारी चीजें हो सकता है कंफ्यूजन हो, स्टूडेंट की मेंटालिटी में ये चीज हो सकती है। बट ऑब्वियस आप वन बाय वन हम चीज को कवर करेंगे। आपको बस वीडियो में बने रहना है, आपको सारी चीजें वन बाय वन पूरी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। हाइपोवोलेमिया का कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे। हम बात कर रहे हैं ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ ब्लड के कम होने की। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड के कम होने की अगर हम बात कर रहे हैं, थोड़ा हम क्विकली भी इस चीज को पढ़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ ब्लड, क्योंकि ये टॉपिक हमारा बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई टफ टॉपिक नहीं है, जो चीज समझाने की भी उस पॉइंट को हम फोकस करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमारा क्या है? लो है। इसके जो रीजन्स हैं, राइट, इसके जो रीजन्स हैं उसकी भी बात हम करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं जैसे हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या है? लो है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड लो है, उसके रीजन्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमारा लो हुआ। वॉल्यूम ऑफ ब्लड लो होने की वजह से जो प्रेशर था, ब्लड का प्रेशर आर्टेरियल वॉल पे, और वो प्रेशर क्या कर रहा था? वो न्यूट्रिएंट्स उस प्रेशर से ट्रांसफ्यूज हो रहे थे पर्टिकुलर टिश्यूज में। तो वो क्या होगा? उससे क्या होगा? इनएडिक्वेट परफ्यूजन होगा। मींस अगर वॉल्यूम ऑफ ब्लड किसी कैपिलरी के अंदर वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम है तो ओवरऑल वहां पर क्या कम होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा बनता है? जो ब्लड्स के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, वो प्रोटीन्स उस ब्लड को होल्ड करके रखती हैं वैस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर। अगर उनका लेवल ही बॉडी में कम है तो वो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। वो प्रेशर किस तरफ लगेगा? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जब लगेगा तो जो ब्लड वेसल्स होंगी उनसे प्रेशर जब बाहर लगेगा तो फ्लूइड का लीकेज क्या होगा? बाहर होगा, राइट। तो ओवरऑल जब यहां ब्लड वॉल्यूम ही कम है तो ये प्रेशर भी कम होगा। इट मींस क्या नहीं होगा? परफ्यूजन नहीं होगा। और देखिए किसी भी एक टॉपिक को उसकी थ्योरी देने के पीछे कई सारे वेज होते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया ऑस्मोटिक प्रेशर और ये सब, तो आपको ओवरऑल बी फार्मेसी लेवल पे इस कॉन्सेप्ट को रखना है कि अगर वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम है तो
परफ्यूजन जो होगा ब्लड का, ब्लड न्यूट्रिएंट्स का टू द टिश्यूज, वो क्या होगा, कम होगा। और किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। ब्लड में हीमोग्लोबिन होगा, वो ऑक्सीजन कैरी करेगा, ठीक है। इनएडिक्वेट परफ्यूजन हुआ। इनएडिक्वेट परफ्यूजन की वजह से जब हमने बात किया कि जो ब्लड से ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी इनएडिक्वेट होगी, तो आपका क्या होगा, सेल हाइपोक्सिया होगा। सारी चीजें हम जैसे प्रीवियस वीडियोस में हम सर्कल करते जाएंगे, वो आपको समझ में आते जाए। जब सेलुलर हाइपोक्सिया हुआ, तो सेलुलर हाइपोक्सिया होने की वजह से वो पर्टिकुलर सेल, चूंकि पर्टिकुलर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में जो ईटीसी साइकिल चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या हम क्रेब्स साइकिल की बात करें, तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ये कैसे पाथवे, एरोबिक पाथवे हैं, तो इन पाथवे के प्रोसेसिंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोसेस में यहां पे क्या हो गया, सेल हाइपोक्सिया, इट मींस लेवल ऑफ ऑक्सीजन सेल में क्या हो गया, कम हो गया है। जब लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया है और उस पर्टिकुलर सेल की माइटोकॉन्ड्रिया को ईटीसी के पर्टिकुलर प्रोसेसिंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, तो अब ईटीसी या क्रेब्स साइकिल नहीं प्रोसेस्ड होंगे। जब ईटीसी या क्रेब्स साइकिल प्रोसेस नहीं होंगे तो इनकी हेल्प से एटीपी की सिंथेसिस होती है, तो एटीपी का फॉर्मुलेशन भी नहीं होगा, सिंथेसिस नहीं होगी। जब एटीपी की सिंथेसिस नहीं होगी तो यहां पे क्या होगा, एनर्जी डेफिसिट। क्या होगा, एनर्जी डेफिसिट, मींस एटीपी की कमी हो गई, तो हम बोल दिए यहां पे क्या होगा, एनर्जी डेफिसिट। एनर्जी डेफिसिट हुई तो ये ब्लू कलर से यहां दिखा रखा है, इसको बच्चे अपने नोट्स में बना सकते हैं इस लेक्चर को देखते हुए, तो उनके लिए ज्यादा आसानी होगा। क्रेब्स साइकिल और ईटीसी का यहां पे कोई रोल अब नहीं है। तो यहां पे जो एनर्जी डेफिसिट हुई उसकी वजह से अब सेल क्या करेगी, ट्राई टू कंपनसेट विद दिस मैकेनिज्म, वो किसी तरीके से एनर्जी को गेन करना चाहेगी, तो वो एनारोबिक पाथवे की तरफ जाएगी। एनारोबिक पाथवे में जहां पे ऑक्सीजन के लो प्रेजेंट में ही या एब्सेंस में आपका वो पाथवे कंटिन्यू हो सके, तो वहां से एंजाइम होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो जो पायरुवेट क्रेब्स साइकिल में जा रहा था एरोबिक मैकेनिज्म ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू, वो अब ना जाके लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज से किस में चला जाएगा, एनारोबिक पाथवे में, और वो एनारोबिक पाथवे में पायरुवेट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। तो क्या किसका लेवल बढ़ा, लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ा। अब जब लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ा, चूंकि लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो अभी तक क्या हुआ, लो वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिजल्ट्स इन इनएडिक्वेट परफ्यूजन, and inadequate perfusion results in cell hypoxia which leads to energy deficit। इसकी मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करती हैं कि ईटीसी और वो में ऑक्सीजन नहीं है इस वजह से। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड leads to decrease in pH and this decrease in the pH resulting in metabolic acidosis। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अब आपका क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसे ही होगी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होंगी और उनके जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप होंगे, दैट विल लीड्स टू द डिसफंक्शन। सेल मेम्ब्रेन डिसफंक्शन होगी और सोडियम पोटेशियम पंप जो होंगे वो क्या होंगे, इनएक्टिवेटेड होंगे, मतलब वो डिग्रेडेड होंगे, उनके वर्किंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ये चीजें होंगी और एसिडोसिस है तो जो लाइसोसोमल प्रोटीएजेज एंजाइम है वो एकदम से ब्रिस्क रिलीज होंगे, क्योंकि एसिडिक नेचर में वो वर्क करता है। तो लाइसोसोमल के जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जब वो रिलीज होंगे तो वो लाइसोसोमल के डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, किसी चीज को ब्रेक, प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करेंगे, तो वो क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे। डिस्ट्रक्शन, डिसफंक्शन एंड सेल डेथ बाई brisk release of lysosomal digestive enzyme that results in the destruction, dysfunction and cell death। इसी को हम बोलते हैं मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेल्योर। जब ये कंडीशन कई सारे ऑर्गन में एक साथ होने लगेगी तो आपका मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेल्योर होने लगेगा। ओवरऑल जो हमने अब तक चीजें कवर की उसमें हम पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस किया, शॉक की किस तरीके से शॉक प्रोग्रेस करता है, बिकॉज शॉक इज नॉट अ कांस्टेंट स्टेट, शॉक इज अ प्रोग्रेसिव स्टेज। शॉक मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने पे उसके पर्टिकुलर प्रोसेसिंग, उसको उस पर्टिकुलर स्टेट्स आएंगी। तो इन स्टेट्स के बाद अल्टीमेटली जो शॉक का है वो क्या है, ऑर्गन फेल्योर या पर्टिकुलर सेल डेथ। अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अपर वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, राइट। अब हम बात करेंगे इस पॉइंट्स की।
कॉजेस की, कौन कौन से कॉजेस हैं जिनकी वजह से शॉक की कंडीशन अराइज हो सकती है। जैसा कि हमने बोला कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड इसमें क्या होता है, लो होता है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड लो होने की वजह कई सारी होती है, या तो आपको हेमरेज हो, एक्सीडेंटल केस हो, या तो जीआई में ब्लीडिंग हो, लाइक आपको कोई भी ट्यूमर की प्रॉब्लम हो या पर्टिकुलर अल्सर की प्रॉब्लम हो, राइट। तो इस तरीके का कंडीशन में लाइक हम बात करेंगे जीआई ब्लीडिंग की, लाइक आपको पेप्टिक अल्सरेशन है, हाई अमाउंट ऑफ परफोरेशन है, क्रॉन्स डिजीज है, राइट। इसके बाद हम हेमोप्टाइसिस की बात करेंगे। हेमोप्टाइसिस मींस कई बार होता है कि आपको जो कफ होगा, खांसी के साथ जो कफ है उसमें आपका बलगम में आपके ब्लड का इजेक्शन होगा, तो उसमें हम कहेंगे हिमोप्टाइसिस। अगर आपकी हिमोप्टाइसिस बहुत ज्यादा है, क्रॉनिक है, तो वो भी कई बार शॉक की कंडीशन को क्रिएट कर सकती है। इसके बाद है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या तो कह लो बाद में चाइल्ड बर्थ के बाद, चूंकि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है, उसकी वजह से क्या होता है, शॉक की कंडीशन अराइज हो सकती है, उसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। में हेमरेज भी वजह बन सकती है शॉक की। इसके बाद लॉस ऑफ ब्लड। लॉस ऑफ ब्लड में आपको दो चीज से समझना है कि लॉस ऑफ ब्लड या तो एक्सटर्नल हो सकता है या तो इंटरनल हो सकता है। इट मींस ब्लड लॉस, आपका ब्लड बॉडी से बाहर भी जा सकता है, उसको ब्लड लॉस बोला, या कोई अगर इंट्रावेस्कुलर ब्लड वेसल्स आपकी रप्चर हो गई और ब्लड इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से निकल के बॉडी के किसी कैविटी में आ गया, तो वो भी आपका इंटरनल ब्लड लॉस हुआ, वो भी कंडीशन क्रिएट कर सकती है आपकी शॉक की। तो हम दो चीजें कवर कर चुके हैं अब तक, पैथोफिजियोलॉजी एंड कॉजेस। अब हम बात करेंगे और कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से शॉक की कंडीशन आ सकती है। लाइक कुछ स्टेट्स है, ये इनडायरेक्ट मैकेनिज्म भी होती है शॉक। हमको कोई प्रॉब्लम है और उसकी दूसरी वजह से, इनडायरेक्ट मैकेनिज्म की वजह से हमको शॉक की प्रॉब्लम हुई, राइट। तो हम बात करते हैं कि जैसे 3rd डिग्री बर्न की। बर्न में आपका क्या होगा, फ्लूइड का बहुत ज्यादा लॉस होगा, तो उसमें भी आपको क्या होगा, शॉक हो सकती है। पैंक्रेटाइटिस, पैंक्रेटाइटिस अपने आप में एक इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम है, तो पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन की वजह से कई बार पैंक्रियाज डिग्रेड होगा, और डिग्रेड होने की वजह से जो पैंक्रियाटिक फ्लूइड है और जो ब्लड है उसका लॉस होगा, तो उस पर्टिकुलर लॉस की वजह से उसका मतलब एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज होगा, तो उसकी वजह से आपको शॉक की कंडीशन हो सकती है, राइट। इसके बाद हम करेंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में नॉर्मली एक तरीके से डायबिटीज ही होती है, बट इसमें इंसुलिन की जगह, ग्लूकोज की जगह इन्वॉल्वमेंट, एनर्जी का यूटिलाइजेशन ग्लूकोज से ना होकर फैटी एसिड से होने लगता है। तो जब फैटी एसिड से जितनी ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा मेटाबॉलिक नीड्स के लिए, तो कीटोन बॉडी ज्यादा से ज्यादा बनेगी। कीटोन बॉडी ज्यादा से ज्यादा बनेंगी, तो इस वजह से उनका क्या होगा, जो एक्सक्रीशन होगा थ्रू द वाटर, तो वो भी ज्यादा होगा, बॉडी उसको नेचुरली ज्यादा करेगी, तो उस वजह से हमारा क्या होगा, यूरिनरी आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जितना ज्यादा यूरिनरी आउटपुट बढ़ेगा, इट मींस इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, तो वो भी कंडीशन क्या क्रिएट कर सकती है, शॉक कर सकती है। डायरिया की कंडीशन और वॉमिटिंग की कंडीशन है, तो ये आप इसको इजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लाइक जो शॉक की प्रोग्रेशन को लेके बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि शॉक जो है एक पर्टिकुलर कोई एक फिक्स्ड नहीं है, शॉक की प्रोग्रेशन होता है। तो इनिशियली किस तरीके से होता है, इसकी कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या है, या इसका प्रोग्रेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से प्रोग्रेस होकर रिफ्रैक्टरी स्टेट में आ जाती है, तो इस तरीके से हमको समझना पड़ेगा। तो शॉक को हम 4 तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, शॉक में सबसे पहले क्या होगा, इसकी एक इनिशियल फेज होगी, राइट। सर्कल करते जा रहे हैं, उसमें कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। इनिशियल फेज में क्या होगी, अप टू लैक्टिक एसिड, इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपकी डिलीवरी में। तो लैक्टिक एसिड जैसे हम बात कर रहे थे, यहां से यहां तक का स्टेप, तो यहां तक के स्टेप को हम बोलेंगे कि ये हमारा जो शॉक की कंडीशन थी वो इनिशियल फेज में थी। और इनिशियल फेज के बाद जो हमारा सेकेंड फेज होगा, जब इनिशियल फेज आएगी उसके बाद क्या होगा, बॉडी विल ट्राई टू कंपनसेट। तो बॉडी में होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म चलेंगी। होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म में किस तरीके के होंगी, लाइक होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट यहां है, सेकंड यहां पर है। सेकंड पॉइंट, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म या कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या होगा कि जैसे आप देखिए, अब हमने बोला कि क्या है कि जैसे ओवरऑल इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, तो जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो ब्लड की जो डिलीवरी है, अगर जो वाइटल्स ऑर्गन है जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, जिनको हर मोमेंट की एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड या ऑक्सीजन का एक्सट्रैक्शन उस पर्टिकुलर टिश्यू में होता रहे,
वहां पे क्या होगा, वैसोडाइलेशन की मैकेनिज्म होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड वहां पर जाए। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म में वाइटल्स ऑर्गन की जो ब्लड वेसल्स होंगी वैसोडाइलेटेड होंगी, लेकिन उसकी वजह से एक साइड में प्रॉब्लम आएगी, उसको हम बाद में भी रिलेट करेंगे, यहां पे भी शॉर्ट में आपको बता देता हूं। उस वैसोडाइलेटेशन की वजह से ब्लड की जो डायवर्जन होगा उस पर्टिकुलर वाइटल ऑर्गन्स की तरफ तो हो जाएगा, लेकिन जो दूसरे मींस जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ से उन पर ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। तो आपको वो फीलिंग जैसे एक्सट्रीमिटीज में कम हो जाएगी, बॉडी के जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनमें कम हो जाएगी, तो वहां पे क्या आपको कोल्ड की फीलिंग होगी। तो वो एक अलग मैटर है टेक्निकल, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे बाद में रिलेट करके। वैसोडाइलेशन होगा इन द हार्ट, ब्रेन एंड किडनी। तो अदर जगह क्या होगी, ब्लड की सप्लाई क्या होगी, लेस होगी, तो ये तो बाद में रिलेट करेंगे। होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म में एक चीज और है कि जैसे होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म लाइक बैरोरिसेप्टर, रेस एंजियोटेंसिन सिस्टम और एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ये भी रिलीज होंगे और ओवरऑल हेल्प करेंगे इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में वॉल्यूम की कमी की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए। क्योंकि बैरोरिसेप्टर प्रेशर से सेंस करेंगे कि बीपी कम हो गया है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हुआ। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, बीपी कम होगा, बीटा 1 किडनी के थ्रू, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन मींस यूरिनरी जो एक्सक्रीशन है उसकी वॉल्यूम को रिटेन करने में बॉडी में क्या करेगा ताकि ब्लड का वॉल्यूम मेकअप रहे, तो एंटी डायूरेटिक डायूरेसिस को रोकेगा। इसके बाद जो थर्ड मैकेनिज्म होती है, देखिए फर्स्ट हमने इनिशियल पढ़ा अप टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, सेकंड हमने पढ़ा किस तरीके से होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म होती है। थर्ड की अगर हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव की, तो थर्ड में प्रोग्रेसिव में हम ये बात ये करेंगे कि जो इसमें जो हमारी कंपनसेटरी मैकेनिज्म हो रही होती हैं वो फेल हो रही होती है। मींस कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल होने के बावजूद जो स्टेज आएगी वो होगी प्रोग्रेसिव स्टेज, और इस स्टेज में हम बोलेंगे कि द कंपनसेटरी मैकेनिज्म बीइंग फेल हो रही है। इसमें क्या होगा, देखिए नॉर्मली क्या होगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म में हमें ब्लड का वॉल्यूम क्या है, मेकअप है, लेकिन यहां पे देखिए इस शॉर्ट में आप समझिए कि ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है, राइट, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है और इसमें प्रोटीनियस है लाइक एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ओवरऑल जो प्रोटीन होती हैं वो ब्लड को होल्ड करके रखती हैं इस वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर। लेकिन सपोज करिए आप शॉक की कंडीशन में है, कोई इंडिविजुअल शॉक की कंडीशन में है, तो पर्टिकुलर जो भी ऑर्गन बेसिकली इन्वॉल्व है लाइक लीवर मेनली इन्वॉल्व है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, तो वो प्रोटीन की जब सिंथेसाइज ही नहीं करेगा क्योंकि उस पर्टिकुलर लीवर में ही ब्लड की सप्लाई कम हो गई है क्योंकि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हो गया है शॉक की वजह से। तो जब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो प्रोटीन का लेवल यहां पे क्या होगा, फॉल होगा वेस्कुलर कंपार्टमेंट में। जब प्रोटीन का लेवल फॉल होगा तो जो उनका फंक्शन था वो भी इनहिबिट होगा। प्रोटीन का फंक्शन यहां पे क्या था कि ब्लड को यहां पे होल्ड करके रखेगी, मींस ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पे कम होगा तो ऑटोमेटिकली कौन सा प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है यहां पे ब्लड को रिटेन करने के लिए, जबकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से क्या होगा, बाहर की तरफ लीकेज होगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहां पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो फिर से क्या होगा, लीकेज होगा। तो ओवरऑल अगेन क्या होगा, यहां पे ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो गया, तो इस तरीके से प्रोग्रेशन होगा। मींस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो आपकी क्या कंडीशन होगी, लीकेज की। ये क्लियर हो गया। तो ये आपका प्रोग्रेसिव स्टेज आ गई, ये आपकी वर्स्ट सिचुएशन होती जा रही है। अब अगर हम बात करेंगे एक रेफ्रैक्टरी स्टेट की, तो इसमें क्या होगा, शॉक की जो कंडीशन है वो कैन नॉट बी रिवर्स, शॉक की कंडीशन रिवर्स नहीं होगी। इसमें क्या होगा, देखिए रेफ्रैक्टरी कंडीशन में क्या होता है कि सपोज करिए आपकी ये सेल है, राइट, तो सेल के अंदर जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है तो ऑक्सीजन की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया ईटीसी और क्रेब्स साइकिल से जब प्रोसेसिंग हो रही थी उसकी हेल्प से सिंथेसिस किसकी हो रही थी, एटीपी की। तो जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो एटीपी का सपोज करिए जो ट्राइफॉस्फेट है उसके बॉन्ड तोड़ तोड़ के लास्ट में क्या बचा आपका, एडिनोसिन। और एडिनोसिन के अंदर जो कैपेबिलिटी, उस सेल ने लास्ट तक एटीपी को ब्रेक डाउन करके क्या एडिनोसिन बना दिया और एनर्जी यूज कर ली। अब वो जो एडिनोसिन बचा है ये आसानी से क्या होगा, लीक आउट हो जाएगा। एडिनोसिन हैज कैपेबिलिटी टू इजीली लीक आउट फ्रॉम द सेलुलर मेम्ब्रेन। तो एडिनोसिन जब लीक आउट हो जाएगा तो यहां पे अब कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो यहां पे एनर्जी का फॉर्मेशन कर सके। तो जब एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये किसकी तरफ जाएगी, डेडनेस की तरफ। इस पर्टिकुलर सेल की क्या होगी, नेक्रोटाइजिंग होगी या डेथ होगी। तो ये कंडीशन हमारी जो होगी इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड। हम इससे इस पर्टिकुलर स्टेट से रिवर्स नहीं जा सकते।
अब ओवरऑल हमने साग को पढ़ लिया, उसके कॉजेस पढ़ लिए, उसके स्टेजेस पढ़ लिए, और अब हम डिस्कस करेंगे साइन और सिम्टम को। साइन और सिम्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ऑलरेडी आपका ब्लड वॉल्यूम कम है, बीपी आपका कम है, तो आपका यूरिनरी आउटपुट भी कम होगा। जब ब्लड की सप्लाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कम होगी तो कंफ्यूजन होगा, थर्स्ट होगा। आपको जब वॉल्यूम कम होगा तो आपका क्या होगा, थर्स्ट की फीलिंग आएगी, और थर्स्ट की फीलिंग आएगी, मसल क्रैम्प्स होंगे क्योंकि आयंस ओवरऑल कम हो जाएंगे ब्लड में। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ये प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल, इसलिए इसको अभी डिस्कस यहां पर नहीं करेंगे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, रिड्यूस्ड स्किन टर्जर होगा। स्किन टर्जर क्यों है, क्योंकि ब्लड का प्रॉपर जो एक फोर्स है स्किन के पीछे जो ब्लड वेसल्स के थ्रू है, वो क्या होगा, कम हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से, तो स्किन की जो टर्जिडिटी है वो क्या हो जाएगी, कम होगी। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, आपको कोल्ड की फीलिंग होगी एक्सट्रीमिटीज में, वो किस तरीके से, यहां पे जो डिस्कस किया। वाइटल्स ऑर्गन में वेसोडाइलेशन होगा, जिसकी वजह से ब्लड का डाइवर्जन उस ऑर्गन की तरफ हो जाएगा, वाइटल ऑर्गन्स की तरफ। तो अदर जो एक्सट्रीमिटीज है वहां पे ब्लड की सप्लाई कम होगी, तो आपकी फीलिंग कैसी आएगी, कोल्ड की आएगी। साइनोसिस की फीलिंग होगी, जब ब्लड की सप्लाई पर्टिकुलर पार्ट में लाइक लिप्स में या आईज में कम होगी तो वहां पे हल्का ब्लू कलरेशन होगा। तो आपके साइन और सिम्टम शॉक में इस तरीके के होंगे। और शॉक को किस तरीके से अब हम डिटरमाइन करते हैं, उसकी डायग्नोसिस क्या है, तो डायग्नोसिस को हम यहां पे डिटेल पढ़ेंगे, राइट। तो ओवरऑल हम यहां पे कई चीजें कवर कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस में। देखिए डायग्नोसिस में सबसे पहले आप शॉक में दो तरीके से टेस्ट होंगे, या तो फिजिकल उसका टेस्ट करेंगे, फिजिकली उसको मेजर कर लेंगे, या तो लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू करेंगे। फिजिकल अगर मेजर करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं मे बी चांसेस अगर शॉक के हैं, तो बीपी का मेजरमेंट करेंगे, हार्ट रेट का मेजरमेंट करेंगे, राइट। और हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास एक होता है शॉक इंडेक्स, तो शॉक इंडेक्स क्या होता है, शॉक इंडेक्स का फॉर्मूला होता है हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, राइट। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अब जितना ज्यादा आपका ब्लड लॉस होगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया। जब ब्लड ये कम होगा तो जो शॉक इंडेक्स है वो ज्यादा होगा। तो यहां पर आपको इतना समझना है कि शॉक इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हीमोरेजिक क्लास बनाई गई है कि आपकी जो इंडिविजुअल है उसमें ब्लड का लॉस कितना ज्यादा हुआ। ब्लड का लॉस अगर ज्यादा है तो शॉक की कंडीशन क्रिएट होगी, या एक सर्टेन अमाउंट है ब्लड लॉस का तो वहां पे शॉक की कंडीशन नहीं होगी। लाइक अगर हम बात करते हैं, इसकी 4 क्लास बनाई गई, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। क्लास 1 में 0.6, अभी इसको आप रहने दीजिए, अभी आप इस तरीके से समझिए कि क्लास 1 में जो ब्लड का लॉस है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 15%, लेस देन 15%। तो टोटल अगर 5 लीटर से आप 15% निकालेंगे तो आप करीब 750 ml के करीब आएगा, वो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 15% ब्लड लॉस होगा, इसमें अप्रोक्सीमेटली 15 to 30, इसमें 30 to 40, इसमें मोर देन 40%। इसमें शॉक की कंडीशन नहीं होगी। क्लास 1 जो हेमरेज की कंडीशन है उसको हम नहीं बोलेंगे शॉक है। इसमें हम बात करेंगे माइल्ड शॉक की, मॉडरेट की और सीवियर की। जो शॉक इंडेक्स जब हम निकालेंगे तो अगर शॉक इंडेक्स की नॉर्मल जो वैल्यू होती है 0.5 से 0.7 होती है हेल्दी इंडिविजुअल में, तो अगर 0.6 से कम है तो क्लास 1, 0.6 to 1.0 क्लास 2, 1.0 मोर देन 1.0 टू लेस देन 1.4 इट इज क्लास थर्ड एंड क्लास 4 मोर देन और इक्वल टू क्लास 1.4। तो इस तरीके से हेमोरेजिक क्लास के अकॉर्डिंग, ये जस्ट एक रफ, बहुत ही ज्यादा एक प्रैक्टिकली इस चीज को हम यूज नहीं करते शॉक के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, लेकिन और प्रीवियस जो हमारा वेस था, टेक्नोलॉजी थी, उसमें हम हेमोरेजिक इंडेक्स को भी रखते थे ताकि हम शॉक को रिकॉग्नाइज कर पाए किस तरीके का उसकी सिवियरिटी है। तो हेमोरेजिक क्लास की वजह से। तो डायग्नोसिस में एक हमारा एक ये भी वेज है। डायग्नोसिस में एक और देखिए, फिजिकल हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे लेबोरेटरी टेक्निक की। लेबोरेटरी टेक्निक में दो आपको चीजें आनी चाहिए, दो चीजों का कॉन्सेप्ट, मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन SmVO2, या तो सेंट्रल वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन ScVO2। तो दोनों चीज में हम क्या इनका लेवल चेक करेंगे। तो इनका लेवल किस तरीके से चेक करेंगे, या हम ज्यादा डेप्थ में इनके नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि अदरवाइज ऐसे लगता है पढ़ने के बावजूद कि ये है क्या, बस एक रटने वाली बात हो जाती है। तो और लैक्टिक एसिड, तो हम किस तरीके से करेंगे। SmVO2 होता क्या है, मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है, राइट। देखिए जब
इसको यहां पे हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। लाइक ये हार्ट चेंबर हो गए, राइट, 4 चेंबर, और यहां से जब एवोर्टा निकला तो ये थ्रू दिस, इस तरीके से एक जस्ट रफ डायग्राम है आपके समझाने के लिए। तो यहां से क्या हुआ, जो ब्लड यहां से आया, अब यहां पे ओवरऑल क्या थे, बहुत सारे ऑर्गन्स थे, राइट, यहां पे ऑर्गन्स थे, कैपिलरीज थी, आर्टरी, आर्टेरियल पूरा सिस्टम था। ये प्रीवियस वीडियोस में जो स्टार्टिंग वीडियोस लड़के देख रहे होंगे लाइक हीमोडायनेमिक्स, तो उनको ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन की। मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है, देखिए दोनों पर्टिकुलर हैं लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन हीमोग्लोबिन, सॉरी लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन हीमोग्लोबिन, बस पर्टिकुलर पार्ट को लेके अलग है। अगर लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ऑक्सीजन कहां पर, मिक्स्ड वीनस में हम देखेंगे कि जब ओवरऑल ब्लड रिटर्न होके कहां पे आएगा, पल्मरी आर्टरी में। तो पल्मरी आर्टरी में पल्मरी कैथरेटर के थ्रू यूज करके हम किसका पता लगाएंगे, SMVO2 का, जिसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 60 to 80% होना चाहिए। और जबकि SCVO2 ये जुगुलर वेन में हम पता करते हैं, जो कि जिसकी मोर देन कितना होता है, 70%। तो इनकी मतलब इनका यूटिलाइजेशन क्या है, शॉक के केस में देखिए, अगर SMVO2 का लेवल कम हुआ, मींस SMVO2 का जो मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो कम हुआ, तो इसकी मीनिंग क्या है, देखिए अगर यहां पे हम ऑक्सीजन का लेवल कम पा रहे हैं, तो हम ये, इसकी थ्योरी ये है कि जो पर्टिकुलर टिश्यूज थे उनमें ऑक्सीजन का एक्सट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। ऑक्सीजन का एक्सट्रैक्शन ज्यादा है, इट मींस ऑक्सीजन को ज्यादा वो यूटिलाइज कर रहे हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। तो आप उससे कोरिलेट कर सकते हो कि हार्ट रेट यहां पे जो कार्डियक आउटपुट है वो कम है, इसीलिए ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन यहां पे ज्यादा है। तो आप इस तरीके से ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन अगर फ्रिक्वेंटली करेंगे तो वो ज्यादा। अगर यहां पे आप बात करेंगे कि यहां पे लेवल सैचुरेशन बहुत ज्यादा है, राइट, तो यहां पे सैचुरेशन अगर बहुत ज्यादा है तो इस मीन यहां पे यूटिलाइज वो उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस तरीके से SMVO2 और SCVO2 की बात करेंगे। इसको फिर से एक रिकैप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मतलब एक टर्म आपको समझने में हो सकता है टाइम लगे। मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन, सिंपल लेवल ऑफ ऑक्सीजन in hemoglobin in pulmonary artery that is measured by pulmonary catheter. It actually indicates the कि जो टिश्यूज थे जिनके थ्रू ब्लड रिटर्न होके आया है, वो ब्लड कितना ज्यादा ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर उनका एक्सट्रैक्शन ज्यादा है तो हम बोलेंगे यहां पे SVO2 का लेवल क्या होगा, कम होगा। अगर यहां एक्सट्रैक्शन कम है तो SVO2 का लेवल ज्यादा होगा। तो शॉक की कंडीशन में क्या होगी, शॉक की कंडीशन में यहां पे ऑक्सीजन का जो एक्सट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, टिश्यूज में बहुत कम हो जाएगा, राइट। शॉक की कंडीशन में ऑक्सीजन का एक्सट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे लैक्टिक, और ये सिंपल सेंट्रल वीनस है तो इसमें जुगुलर वेन में वही चीज देख लेंगे। अब हम बात करेंगे लैक्टिक एसिड की, तो जहां पे जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहां पे लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ रहा था, तो हम लैक्टिक एसिड के मेजरमेंट को भी रखेंगे। इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, ट्रीटमेंट गोल, तो सबसे पहले आपका ओवरऑल जो आप जिस शॉक की स्टार्टिंग हम इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि शॉक में जो वेस्कुलर वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, तो आप किसी भी तरीके से आप जो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है उसके मेकअप की बात करेंगे। सबसे पहले आप इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम के मेकअप की बात करेंगे, मींस आप बोलेंगे कि आपका किसी भी तरीके से जो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है वो क्या हो, रीस्टोर हो। इसके बाद एक प्रॉब्लम आ रही थी लैक्टिक एसिड की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट या किसी भी तरीके का आपका जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करा के आप करेक्ट करेंगे किसको, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। इसके बाद हम बात करते हैं कि कई बार ब्लड लॉस के अलावा कई बार फ्लूइड लॉस भी, जो प्लाज्मा के कंटेंट है, प्लाज्मा फ्लूइड है, उसमें जो लॉस होने की वजह से हम कई बार क्या देते हैं, आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड्स, ताकि ये उसका वॉल्यूम वैस्कुलर कंपार्टमेंट का मेक ऑलरेडी बना हुआ रहे। तो उसमें कई बार हम रिंगल लैक्टेट हो गया या नॉर्मल सैलाइन हो गया, इस तरीके से हम आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड्स भी देते हैं। और हम कई बार मेजर करते रहते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर जैसे यूरिनरी आउटपुट है उसका नॉर्मली जो एक वैल्यू है मोर देन 0.5 mg/kg/h, या सेंट्रल वीनस प्रेशर है जो नॉर्मली 8 से 12 mmHg,
और मैप जो हमारा 65 टू 95 mm Hg। ये जो आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, इस कंडीशन में हम उस पर्टिकुलर इन चीजों को लाने की जो ट्रीटमेंट गोल होता है, इन चीजों को हम वहां पे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ओवरऑल हम आज पढ़े हैं वो हम सॉक को डेफिनेशन को पढ़ा, हमने उसके लाइक टाइप्स को ज्यादा डिफाइन नहीं किया, इसलिए क्योंकि हम टाइप्स को लेके अलग अलग वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो यहां पे सारी चीजें आई थिंक ऑलमोस्ट अब कवर हो गई होंगी। आई होप कि आपको सॉक का वीडियो और बेसिकली सॉक में जो उसका टाइप है, एक हाइपोवोलेमिक सॉक या जिसको लो वॉल्यूम सॉक भी बोलते हैं, वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।